हाँ जी, सभी बच्चों को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, कल की क्लास पढ़ने के बाद ही आज की क्लास पढ़ना है आपको। हालांकि मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, कल की क्लास पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आज की क्लास समझ में आएगी। ये नहीं कि आज डायरेक्ट ही आज की क्लास पढ़ने लग जाओ। तो कल क्या पढ़ाया था उसका मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे। ओके, कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था हाइट एंड डिस्टेंस। टॉपिक का नाम क्या था बेटा? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। ऊंचाई एवं दूरी। तो ऊंचाई की अगर देखें तो ये ऊंचाई हो गई, ये क्या हो गई बेटा? दूरी। तो ऊंचाई और दूरी टॉपिक जो है, जैसे जैसे ऊंचाई ये दूरी हो गई, इसके वर्टेक्स या शीर्ष को और इसके शीर्ष को अगर आपस में मिलाएंगे तो क्या ये त्रिभुज बन जाएगा? ट्राइंगल बन जाएगा, त्रिभुज बन गया। और ये त्रिभुज जो है वो त्रिभुज कौन सा है? ये समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का। ये कोण 90 डिग्री। हाइट है और ये क्या है? डिस्टेंस है। हाइट और डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी कितनी, कितना कोण बनेगा? सॉरी, 90 डिग्री। और जिस त्रिभुज का या जिस ट्राइंगल का एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। हाँ या ना? तो समकोण त्रिभुज इसे कहेंगे। और इस समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। इससे पहले मैंने एक चीज़ और बताई थी। त्रिभुज, त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? ट्राइंगल। तो त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइंगल। त्रिभुज कितने प्रकार के बताए थे मैंने? 3। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के बताए थे, जिसमें सबसे पहले जिसके सारे कोण 90 डिग्री से क्या हो? कम। 90 डिग्री से अगर कम हो सारे कोण, ऐसे जैसे 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सारे कोण 90 डिग्री से कम है, इसलिए इसका नाम है न्यून कोणीय त्रिभुज। क्या नाम है बेटा? न्यून न्यून कोणीय त्रिभुज। और इस न्यून कोणीय त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं अक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल। दूसरा है, अगर एक कोण जिसका 90 डिग्री हो, एक कोण जो है वो कितना डिग्री हो? एक कोण या एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के क्या हो? बराबर हो। तो 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। और जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या हो? अधिक। तो जैसे ही 90 डिग्री से अधिक ये कोण आएगा, 90 डिग्री से क्या होएगा? अधिक। 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री से अधिक कोण अगर है तो उसे कहेंगे अधिक कोणीय त्रिभुज। क्या कहेंगे? अधिक कोणीय त्रिभुज। और अधिक कोणीय त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे? सीधी सीधा फंडा यह है, ये 3 प्रकार से त्रिभुज बांटने का ठेका किसको दिया गया था? 90 डिग्री को। जो बच्चा आज ही क्लास इसको देख रहा है उसके कम समझ में आएगा। अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो इसी चैनल पर जो है, यूट्यूब के चैनल पर वीडियो पड़ी है आपकी। तो पहले पार्ट फर्स्ट देखो, फिर पार्ट सेकंड देखो। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रिपीट करूँ। सबसे पहले त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। किसको बांटने का ठेका दिया? 90 डिग्री को। सारे कोण 90 डिग्री से कम तो न्यून कोणीय। सारे कोण, एक कोण सॉरी 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे समकोणीय, राइट एंगल ट्राइंगल। और जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या हो? अधिक। 90 डिग्री से अधिक अगर है तो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोणीय त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सबसे लग्जरी या सबसे ज्यादा जिस चैप्टर में काम आता है, जिस, वो कौन सा ट्राइंगल है? समकोण, राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे ज्यादा काम आने वाला कौन सा है? समकोण। इसलिए हम समकोण त्रिभुज, कौन कौन से चैप्टर में काम आता है ये समकोण त्रिभुज काम आता है हाइट एंड डिस्टेंस जो पढ़ रहे हैं उसमें, ट्रिग्नोमेट्री में, एरिया में, वॉल्यूम में, ज्योमेट्री में, सारे चैप्टरों में काम आएगा ये वाला ट्राइंगल। इसलिए क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइट डिस्टेंस। और हाइट डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो हाइट डिस्टेंस में भी तो समकोण त्रिभुज ही है। देखो देखो, अरे हाँ है ना? तो समकोण त्रिभुज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। ये मैंने कल पढ़ाया था, हाँ या ना? तो समकोण त्रिभुज के बारे में क्या चर्चा करेंगे बताओ?
जैसे ये समकोण त्रिभुज पैदा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल पैदा हो गया, कितनी भुजाएं पैदा हुई? 3। फिर मैंने कहा था इन तीनों भुजाओं का नामकरण करेंगे। एक का नाम क्या है? कर्ण, एक का नाम आधार और एक का नाम लंब। मैंने कहा ये तीनों के नाम हैं। फिर मैंने कहा ये तो तुम्हारे घर के नाम हैं, कागजों में तुम्हारा नाम अलग होता है, वैसे इनका भी अलग अलग है। कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलो हाइपो, हाइपो, TENOUS, हाइपोटेनस। बोलो हाइपोटेनस। आधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बेस। और लंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। बोलो पर पेंडी कूलर। गर्मी में क्या चलाएंगे हम? कूलर। तो ये इसके हिंदी वर्जन और ये इसका इंग्लिश वर्जन। कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एक बार बोलो, हाइपोटेनस। आधार को क्या बोलेंगे? बेस। और लंब को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। फिर मैंने कहा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो क्या कहलाएगी? कर्ण। और कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। अब इन दोनों कोणों में से एक कोने में नारियल रख दो। अगर तुमने नारियल इधर रख दिया तो इस नारियल मतलब थीटा के सामने वाली भुजा जो है वो क्या कहलाएगी? लंब। और लंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो भुजा बच गई उसे क्या बोलेंगे? आधार। तो ये तीनों भुजाएं समझ में आ गई। अगर नारियल यहां नहीं रखा और तुमने यहां रख दिया, जैसे बोर्ड पे ध्यान दो, अगर ये समकोण त्रिभुज है मान लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज है, ये एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब की बार नारियल या थीटा यहां ना लगा करके यहां लगा रहे हैं। अब की बार नारियल या थीटा यहां ना लगा करके कहां लगा रहे हैं? हेलो। अब की बार नारियल या थीटा यहां लगा लगा के कहां लगा रहे हैं? यहां। तो बताओ 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या लाएगी? कर्ण। और कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। कोई बच्चा क्या पता इंग्लिश मीडियम हो, इसलिए मैं दोनों वर्जन लेके चल रहा हूं। और मैं तो ये कहता हूं सबको दोनों ही वर्जन पढ़ने हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी काम आएगी तुम्हारे कहीं ना कहीं। ओके। अब बताओ थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। और लंब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ये तीसरी भुजा जो हो जाएगी वो क्या कहलाएगी? आधार। और आधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बेस। सबके समझ में आ गया? हेलो। और इन तीनों भुजाओं में आपस में एक संबंध होता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय या बौधायन प्रमेय बोलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय या बौधायन प्रमेय किसे कहते हैं बताओ? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इंग्लिश मीडियम में हो गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया। सबके समझ में आ गया? फिर मैंने कल की क्लास में एक चीज और बताई थी कि तुमने बचपन में टेबल पढ़ी होगी, त्रिकोणमिति की टेबल। उसमें कितने कितने कोण आते हैं? 0, 30, 45, 60 और 90। ये 3 कोण आते हैं, 5 कोण आते हैं, सॉरी 5 कोण आते हैं। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में आप मुझे बताओ ये कोण तो फिक्स रहेगा कितना? अब मैं अगर 0 डिग्री यहां लगाता हूं तो क्या त्रिभुज बनेगा? नहीं। इसी कारण हाई डिस्टेंस में कभी भी 0 डिग्री काम नहीं आएगा। इसी प्रकार यहां 90 डिग्री को ले लिया मैंने तो 90 90 180, तो ये तो सीधा सट कभी कटेगा नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज नहीं बनेगा तो प्रश्न किस बात का? हाई डिस्टेंस में हमेशा ये 3 कंडीशन बनेगी। लेकिन 3 कंडीशन को जब मैंने बनाया था, तुमको ध्यान है 2 कंडीशन एक जैसी थी। क्या आया था नजर सामने? जैसे यहां 30 डिग्री ले लिया और यहां पर कितना आ जाएगा? फिर ये लो और ये लो, 3 समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो? 90। ये भी कितना बताओ? 90। अब इधर तो ले लिया मैंने 30 डिग्री, इधर कितना ले लूं बताओ? 45। और इधर कितना ले लूं? 60। अब मैंने तुमको बता रखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। कई बच्चे जो आज ही पढ़ रहे हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि कैसे पढ़ा रहा है ये। कल की क्लास देखेंगे तब समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ओके। बस यही वीक पॉइंट है अपना। पीछे की क्लास जब तक नहीं समझोगे तब तक आगे की कुछ समझ में नहीं आएगा। और जिस बच्चों ने कल की क्लास देखी है, पढ़ रहा है, उनको मजा आ रहा होगा, आराम से रिपीट कर रहे हैं, हाँ या ना? अब मुझे बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये 90, ये 30, तो ये अपने आप 60 डिग्री। 60 और 30 90, 90 180। ये 90, ये 45 है तो ये भी 45, 45 और 45 90, 90 90 180।
ये कितना 90, ये 60, तो ये कितना 30, 30 और 60 कितने होते हैं 90, और 90 180। तो अब मुझे बताओ, गौर से जब देखेंगे तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज तो एक जैसे हैं। कैसे? देखो 30 60 90, 30 60 90, और ये भी 30 60। तो फिर एक को हटा दो, क्योंकि दो एक जैसे हैं तो एक को हटा दो। अब कितने बचे? जो भी बच्चे आज की इस क्लास से अगर पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है तो पीछे क्या पढ़ा है उसको बाहर में जाने दो। हालांकि उस क्लास को तुम देख लेना, कल की क्लास को, लेकिन कोई बच्चा अगर आज ही आया है या आज ही पढ़ रहा है तो आपकी क्लास स्टार्ट होती है यहाँ से। आपके सामने ये दो ट्राइंगल आए, दो त्रिभुज आए, और आपको एक चीज रटनी है, जो कि मैंने कल बताया था कैसे आया था। क्या रटना है कि 30 के सामने क्या होगा 1, 60 के सामने क्या होगा √3, और 90 के सामने क्या होगा 2। यह आया कैसे, मैंने कल बताया था, कल की क्लास में देख लेना पिछली की। फिलहाल तुम रट लो, बोलो सभी बच्चे, ये थोड़ा इसको यूं करो जिससे मुझे पता चले। बोलो 30 के सामने, बोलो 30 के सामने, 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 30 के सामने 1, 30 के सामने 1। ऑनलाइन वाले बच्चे भी मेरे साथ होठ फड़फड़ाओ, बोलो, बोलने से याद होता है, कल भी बताया था मैंने। बताओ 30 के सामने 1, 30 के सामने, 30 के सामने 1। इधर वो छोरा कम बोल रहा था, कहाँ गया वो? आज आया क्या? नहीं आया ना? देख लो, जो बोला नहीं वो नहीं आया। हर किसी के बस की बात नहीं है इस चैप्टर को पढ़ना, समझना और उसको अपने अंतर्मन में ग्रहण करना। काश मैं परसेंटेज पढ़ा था, सबके समझ में आता। और क्या पढ़ाऊंगा? नहीं, क्या पढ़ाऊंगा भी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टफ चैप्टर भी बहुत आसान है। अब तुम आओगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो फिर कैसे समझ में आएगा? बताओ बताओ 30 के सामने, 30 के सामने, 30 के सामने, 30 के सामने, 60 के सामने, 60 के सामने, और 90 के सामने 2। आराम से रट लो, 90 के सामने 2, 90 के सामने 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना जोर लगा रहा हूँ। तुम भी तो घर पे रटोगे, तो मैं रटा रहा हूँ तुमको। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, और 90 के सामने 2। पक्का समझ में आ गया? √3 किसके सामने बताओ? 60 के सामने, और 1 30 के सामने, और 90 के सामने 2, और 45 के सामने। अब देखो इधर, 45 के सामने 1, 45 सामने 1, 90 के सामने √2। ये रटना है ये वाला। बताओ 45 के सामने, 45 सामने, नौता है बोलने का तेरा। 45 के सामने, 45 सामने, 45 सामने, 90 के सामने √2, 90 के सामने, 90 के सामने √2, 45 सामने, 45 सामने, 45 सामने, 90 के सामने, इधर 90 के सामने 2, इधर 90 के सामने √2, 45 सामने 1, 45 सामने। मैंने कल आपको यह भी बताया था कि √2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 14 14। √2 की वैल्यू 14 14, और √3 की वैल्यू 17 दूना 32, 17 दूना 32, 17 दूना 17 दूना 32। अब मेरी बात सुनो, इधर 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, इधर भी 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो √2 की वैल्यू तो 1.414, और √3 की वैल्यू 1.732। 17 दूना 34 होता है, लेकिन याद रखना है तो इसलिए 17 दूना 32 याद रखेंगे। ओके, तो ये मैंने पढ़ा दिया था, हाँ या ना? मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ध्यान रखो। मैंने ये कहा था अगर कौन अगर छोटा है तो सामने की भुजा छोटी, कौन अगर बड़ा है तो उसके फ्रंट की सामने की भुजा बड़ी। इस चीज को गाना टाइप बना लो। गाना टाइप कैसे? कौन छोटा तो सामने की भुजा छोटी, कौन बड़ा तो सामने की भुजा, और कौन बराबर तो भुजा भी बराबर। आप में से कई बच्चे ये कहेंगे ये मास्टर कैसे गणित पढ़ाता है? मैं दोनों तरीके से पढ़ाता हूँ। एक बार तो राजी राजी समझाता हूँ, और दूसरी बार जबरदस्ती करता हूँ। अब ये जबरदस्ती है, रटा रहा हूँ। तो जो बच्चे गणित में बहुत वीक हैं, जो एडवांस मैथ में बहुत वीक हैं, तो वो सब जगह पढ़ लिए, फलाने सर से फलाने सर से, पता नहीं कितने सर से पढ़े हैं भारत में, सबसे पढ़ लिए, और उनके मन में एक ही डर है कि यार मज़ा नहीं आ रहा फलाना है। तो उनके लिए विशेष तौर पर जो है व्यवस्था की गई है, क्या कि अगर तुम सब जगह मैथ पढ़ लिए तो एक बार हमसे भी पढ़ के देख लो। तो हमारे पास दोनों इलाज हैं। एक तो राजी राजी समझाने का, समझा दिया। दूसरा है जबरदस्ती रटाने का। बताओ कौन छोटा तो सामने की भुजा छोटी, कौन बड़ा तो सामने की भुजा बड़ी, और कौन बराबर तो भुजा भी बराबर। कौन छोटा तो सामने की भुजा छोटी, कौन बराबर बड़ा तो सामने की भुजा बड़ी, कौन बराबर तो भुजा भी। दे रहे अंट संट ओट पढ़ रहे हैं।
महिलाएं गीत गाती हैं ना, गाँवों में शादी होती है तो पहले जब गीत गाते हैं, जब दूल्हे को नहलाता है, घी में चना को बैठनो, ऐसे गाती हैं महिलाएं। तो वो जब खूब कोशिश कर, तू गा ऐसे करती हैं महिलाएं, नखरे करती हैं, उठा तू उठा गाना, भजन जो भी, तो यहाँ तू उठा। और जब एक गाना चालू कर देती है फिर सब डकराती है, ढाई ढाई खूब गाती हैं। फिर ये भैया जो है अनसंट होट पड़ रहे हैं इसके। कौन छोटा तो सामने की भुजा छोटी, कौन बड़ा तो सामने की भुजा बड़ी, और कौन बराबर तो भुजा भी। बस बहुत हो गया, अब इधर आ जाओ। ये रटी गया। अब बोर्ड पे ध्यान दो, आज की पढ़ाई स्टार्ट होती अब। ओके, अब ध्यान समझना रिलैक्स होकर के। आज से प्रश्न चालू हो जाएंगे, चिंता मत करो, लेकिन थोड़ी सी एक थोड़ी सी और बच रही है, वो ढंग से पढ़ो आराम से। ओके, जो बच्चे नए आज ही पढ़ रहे हैं उनके लिए सिर्फ कुछ नहीं, दो चीज याद रखनी है। क्या? 30 के सामने 30 के सामने 60 के सामने रूट 3, 60 के सामने, और 90 के सामने 2, 90 के सामने इधर बोला 30 60 90 में 30 के सामने वापस बोलो 1, 60 के सामने और 90 के सामने 2, इधर 45 के सामने 45 सामने और 90 के सामने रूट 2। बस ये याद रखना है, ठीक है। और एक चीज ये बताइए, कौन छोटा तो सामने की भुजा, कौन बड़ा तो सामने की भुजा, और कौन बराबर तो भुजा भी बराबर। क्लियर है बेटा? अब देखो भाई, एक चीज और देखेंगे आप। आपने जब ऊंचाई दूरी के प्रश्न, चलो मैं आपको दिखाई देता हूं, ये देखो, ये देखो, ये फलाना फलाना क्वेश्चन है। ये देखिए शब्द उन्नयन कोण, इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन। ये देखो, कहीं भी देख लो कौन दे रखा है। फिर ये देखो, ये भी कौन दे रखा है, देखो ये तो उन्नयन कोण, ऐसे शब्द आ रहे हैं। कहना क्या चाहता हूं, कहना क्या चाहता हूं, सुनो। कहना मैं ये चाहता हूं, क्या, ध्यान दो, कि आपके सामने जब तुम प्रश्न हाई डिस्टेंस के करोगे तो कुछ शब्द लिखना नहीं किसी को भी, कुछ शब्द दिखेंगे। कौन कौन से? एक शब्द दिखेगा उन्नयन कोण। कौन सा कोण बेटा? एक होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एक होगा उनतास कोण, और एक होगा अवनमन कोण। क्या पेज पलट रहे हो? और ये आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जी आ रहा है क्या समझ में? कुछ नहीं करना, केवल वो जो मैंने रटाई है वो चीज रटनी है बस, है ना? वो यूट्यूब वाली क्लास। हाँ, ये 4-5 शब्द है आपके सामने, इन शब्दों को समझो आराम से, रिलैक्स। ओके, क्या है मामला? देखो इधर, मामला ये है कि भाई साहब ये कोई मकान है। क्या है मेरे भाई? ये मकान। और इस मकान के कुछ दूरी पर, मकान से कुछ दूरी पर, यहां पर ये मकान है, और ये मकान से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है, यहां पे कोई चाय की थड़ी मान लो। ये क्या है? मकान है। तो मकान के ऊपर एक बहन जी जो है, ये क्योंकि तुम्हारे गजब समझ में आता है, एक बहन जी बाल सुखाने आ गई साहब, नहा धो करके। कई बच्चों को आनंद आ गया, महिला बनाते ही सिर्फ 2 बाल लगाए मैंने, 2 बाल में तुम हंसने लग गए। बालों का गुच्छा मिल जाएगा तो। सिर्फ 2 बाल लगाए मैंने, एक बाल इधर एक बाल। इंटरेस्ट के साथ पढ़ो आराम से। ये महिला जो है नहा करके छत पर बाल सुखाने ऐसे आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इधर छछूंदर खड़ा है जेल वेल लगा करके। कौन खड़ा है? छछूंदर। अब ये गाड़ी लेके खड़ा है छछूंदर, उधर लड़की खड़ी है, गाड़ी लेके खड़ा है, ये बजाएगा हॉर्न, पी पी पी। तुम समझ गए होंगे क्यों बजा रहा है, इस लड़की को झगाने के चक्कर में, भाई झांक जाए तो। हॉर्न बजाएगा छछूंदर तो लड़की भी झांकेगी।
और ये तो ऑलरेडी देख रहा है, कहने की जरूरत नहीं। तो दो काम हो रहे हैं। प्लीज, मैं कोई भी बात फालतू नहीं करता, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मजा लेना, नहीं, मैं मजे मजे में आपको गणित सिखाना चाहता हूँ। और ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं, चिंता मत करो, सब ढंग से समझो। दो कंडीशन हुई। कंडीशन फर्स्ट, लड़का लड़की को देख रहा है। कंडीशन सेकंड, लड़की लड़के को देख रही है। हाँ या ना? तो पहली कंडीशन में देख रहा हूं कि लड़का अगर लड़की को देखे, तो बात को ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, लड़का अगर लड़की को देखता है तो अगर ये सीधा साधा है तो इसकी नजरें ऐसी आएंगी, लेकिन सीधा साधा है नहीं, ये कर्म ठोक है। ये लड़की को देखेगा ऐसे। अब मुझे बताओ, ये आदमी ऐसे है, ध्यान समझना, यों, और लड़की है ऊपर। अब मैं अगर सीधा हूं तो ऐसे झांकूंगा, राम 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 राम, और मुझे लड़की देखनी है राम 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 राम, आंखें ऊपर होगी कि नहीं होगी बताओ? तो मुझे बताओ, लड़की को देखने के लिए मेरी आंखों की उन्नति हो रही है क्या? यस, आंखें मेरी ऊपर हो रही हैं। किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु को देखने के लिए अगर आंखें ऊपर होती है तो वो जो कोण बनता है मेरे भाई, उस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण? तो ये वाला जो कोण है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। कौन सा कोण बेटा? ये उन्नयन शब्द हिंदी पढ़ोगे तुम, उत उपसर्ग से बना है, उत प्लस नयन, उन्नति, तय है ना? समझो, तो नयनों की उन्नति हो रही है लड़की देखने से। नहीं समझ में आया? लड़का जब लड़की को देख रहा है तो उसकी आंखों की उन्नतियों, आंखें ऊपर उठ रही हैं। और इसी उन्नयन कोण का दूसरा नाम और है उनतास कोण। कौन सा कोण? तो उनतास कोण कह दो चाहे उन्नयन कोण कह दो, बात एक ही है। मैं आज फिर कहूंगा आप सभी बच्चों से, हिंदी के वर्ड चाहे याद हो चाहे नहीं हो, इंग्लिश के जरूर होने चाहिए। अब मुझे बताओ, आपने एक शब्द सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एलिवेटेड रोड का किया उद्घाटन। आज जितने भी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, ये जो नई रोड बन रही है तगड़ी तगड़ी, वो जमीन से 15 फीट ऊपर है। 15-15, 10-10 फीट ऊपर बनी हुई है रोड। क्यों बना रहे हैं ये? जैसे अपने यहाँ निकलते ही बाहर रोड जमीन पे है। अरे हाँ है ना? तो इस पे तो क्या कि हम आप तुम हम तुरंत रोड पे आ सकते हैं, जानवर भी तुरंत रोड पे आ सकते हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा है। रोड से जमीन धरातल से 15 फीट ऊपर या 10 फीट ऊंची जब रोड बनाते हैं तो उसमें एक्सीडेंट का खतरा कम रहता है, वाहन सुचारू रूप से चालू होते हैं। तो एलिवेटेड रोड उसे कहते हैं। एलिवेटेड रोड का मतलब होता है ऊंची उठी हुई रोड। हाँ या ना? इसीलिए एक शब्द यहां पर, इसका अंग्रेजी में जो नाम होता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल का मतलब कौन? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ELEVATION, एलिवेशन। तो तुमको ये शब्द जरूर याद रखना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब उठी हुई। अरे हाँ है ना? तो ये तीनों शब्द का मतलब एक ही है, चाहे हिंदी के भूल जाना, अंग्रेजी का जरूर याद रखना। क्या समझ में आया? अगर किसी वस्तु को देखने के लिए किसी व्यक्ति की आंखें ऊपर उठती हैं तो आंखें उन्नति करेगी, उन्नयन कोण, उनतास कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एंगल ऑफ आतटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया? हेलो, ठीक है। ये बहन जी ने केस कर दिया कि ये भैया हॉर्न बजाता है और मेरे को देखता है। मामला केस से कोर्ट में जाएगी बात। कोर्ट में जाएगी तो जज पूछेगा, हाँ भाई क्या चक्कर है? बोले ये हॉर्न बजाता है मेरे को देखता है। तो लड़की से जज पूछे, क्योंकि जज ऐसे ही थोड़ी होता है, जज पूछेगा तेरे को क्या पता ये देखता है? बोले मैंने देखा। बोले तूने भी तो देखा। अरे हाँ है ना? इसका मतलब ये है मेरे भाई, लड़की देखेगी अब लड़के को, तभी तो पता चल रहा है देख रहा है। तो कहने का मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं? कहना मैं ये चाहता हूं मेरे भाई, क्या ध्यान समझो, अगर ये लड़की सीधी सादी होती तो नीचे हॉर्न बजाए चाहे कचू बजाए मत झांके। लेकिन ये हॉर्न बजा रहा है तो मेरे भाई, ये लड़की सीधी सादी होती, आंखें यूं हो जाती तो ये भी तो देखेगी यूं। नहीं आया समझ में? अगर ये लड़की सीधी सादी होती, वैसे सब तो बिल्कुल सीधी लाइन होती आंखों की,
लेकिन भाई साहब ये तो भाई साहब जब देखेगी तो इसकी आंखें मेरे को बताओ झुकेगी कि नहीं झुकेगी? भाई अगर इस लड़की को लड़के को देखना है, लड़की लड़के थोड़ी देर खोपड़ी खाएंगे तुम्हारी, लेकिन चिंता मत करो, रिलैक्स होके पढ़ो तो सही आराम से। ये लड़की जब लड़के को देखेगी तो इसको आंखें झुकानी पड़ेगी, हाँ है ना? तेरी आंखें झुकी झुकी, तेरा चेहरा झुका झुका, अरे आंखें झुकेगी क्या ये बताओ? और जब आंखें झुकेगी मेरे भाई, तो झुकेगी ये आंखें, तो ये कौन जो बनेगा, ये वाला कौन सा, ये वाला जो कौन बनेगा, इस वाले कौन का नाम है क्या? अवनमन कौन। कौन सा कौन? अब देखो, अव का मतलब हो ना कम करना, और नमन का मतलब नमस्कार। आप कभी भी किसी को नमस्कार करते हैं, ताऊ जी नमस्ते, तो कैसे करते? ताऊ जी नमस्ते, काका जी नमस्ते, काका जी ढोक, ऐसे करते हो या ऐसे करते हो? नमस्ते नीचे करते हो ना। नमन का मतलब नमस्कार करना। इसका मतलब अगर आपको किसी वस्तु को देखना है और तुम्हारी आंखें अगर झुक रही है तो इसका मतलब नमन, अव नमन कौन, हाँ या ना? और जब इस लड़की ने लड़के को देखा तो भाई साहब लड़की आ गई डिप्रेशन में। किसमें? क्योंकि ये तो सुंदर था, इसलिए इस अवनमन कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और अवनमन कोण दोनों तो एक ही शब्द है, ये तीनों शब्द एक ही हैं। 5 शब्द यूं क्यों आए कि नहीं आए बताओ? अब बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी वस्तु को देखने के लिए आंखें झुकेगी यों, जैसे मैं यों हूं, और नीचे कोई पैसे पड़े हैं उसको देखने के लिए मुझे यों झांकूंगा, बताओ बताओ कौन सा कौन? अवनमन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और मुझे बताओ पंखा, पंखों को देखना है यों, बताओ उन्नयन, उनतास, एंगल ऑफ एलिवेशन। सबके समझ में आ गया? अरे हाँ ना, सीधा सा फंडा है। आंखें उठे तो उन्नयन, उनतास, एंगल ऑफ एलिवेशन, और आंखें झुके अवनमन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? लेकिन मैंने इतनी मेहनत फालतू में ही करवाई सर, क्यों? इन शब्दों का कोई लेना देना नहीं है, इन शब्दों पे आपको ध्यान देना ही नहीं है। सर ये कैसी बात कर रहे हो आप? यस, आप थोड़ा सा समझो। यहां पर देखो, इधर मैं आपके सामने 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। 2 पैरेलल लाइन का मतलब होता है 2 समांतर रेखाएं, एक तरीके से रेल की पटरी, हाँ या ना? 2 समांतर रेखा मैंने खींच दी बेटा, और 2 समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा ने काट दिया, ये काट दिया, हाँ या ना? 2 समांतर रेखाओं को, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा हट करके, रीजन क्या है? रीजन ये है, आज तक हमने जब भी किसी से गणित पढ़ी होगी, या तो परसेंटेज पढ़ा होगा, या फिर पढ़ा होगा क्या, टाइम एंड वर्क, इजी टॉपिक पढ़ा होगा, तो तुम मेरे से यही उम्मीद करके आए होंगे कि यही पढ़ाएगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा अलग ये पढ़ाया, शुरू से ही मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, पहले भिड़ते ही थोड़ा सा ठीक ठाक टॉपिक लेता हूँ। वो इसलिए लेता हूँ कि आपके अंदर जो डर है गणित का, वो निकालना चाहता हूँ मैं। अब कई बच्चे क्या यहाँ बैठे भी रहेंगे, आंख भी यूं ही रहेगी, लेकिन अंदर से, मन अंदर से यहाँ नहीं रहेगा। 2 समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती, हाँ या ना? अब सुनो मेरी भाई, आपने एक चीज सुनी होगी, देखी होगी, नहीं जानते सुनो। अगर ये कोण मान लो 50 डिग्री है, कितना डिग्री है? अब ये 50 डिग्री है मेरे भाई, तो ये कोण भी 50 डिग्री ही रहेगा, ये मैं ज्यामिति में बताऊंगा। और इसको बोलते हैं एकांतर कोण। ऐसे ऐसे जो कोण बनता है, ये कोण जो है वो बराबर है इसके। और सुनो, ये जो कोण रहेगा ना, कितना होगा? ये पूरा 180 होता है, पूरी स्ट्रेट पे एक लाइन पे कितना होता है टोटल? 180। 180 में से 50 ये गया तो बच्चा कितना? 130। तो अगर ये 130 है तो ये भी 130 ही रहेगा, यानी कि ये दोनों कोण एक जैसे और ये दोनों कोण एक जैसे। तो ये जिस नियम के तहत बराबर होते हैं, जैसे ये कोण बराबर है इसके और ये कोण बराबर है इसके, उस कोण को बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। ज्यामिति में पढ़ेंगे बेटा। और इस एकांतर कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल। क्या बोलते हैं?
अल्टरनेटिव एंगल, क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव एंगल। तो अल्टरनेटिव एंगल बोल दो चाहे एकांतर कोण बोल दो, बात बराबर है। बात समझ में आई क्या? मेरी भाषा में, हिंदी में तो एकांतर कोण बोलते हैं बेटा, अंग्रेजी में बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल, लेकिन मेरी भाषा में मैं बोलता हूं इसको जेड कोण। कौन सा कोण? और जेड सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। जेड का ये खांचा बराबर ये खांचा, जेड का ये खांचा बराबर ये खांचा। अब बोर्ड पे ध्यान दो, क्या ये जेड नहीं है? क्या बताओ, हाँ या ना? तो जेड का ये खांचा बराबर है। क्या ये उल्टा जेड नहीं है? क्या बताओ, यस। तो यही नियम को मैं यहां फॉलो करूंगा। आप मुझे ये बताओ मेरे भाई, एक लाइन तो ये रही और एक लाइन ये रही, दो पैरेलल लाइन को क्या ये तिरछी रेखा नहीं काट रही? क्या बताओ? और तिरछी रेखा काट रही है तो जेड कोण नहीं बन रहा? क्या बताओ? देखो ये जेड नहीं बन रहा क्या? तो ये जेड कोण बन रहा है तो जेड का ये खांचा बराबर है ये खांचा। जब दोनों खांचे बराबर, मतलब ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30, ये 60 है तो ये भी। ध्यान दें, मैं ये खांचा बोल रहा हूं, ये नहीं। कहीं तुम कहो सर आपने कहा था ये 30, तो बोले ये भी 30, ये नहीं, ये वाला 30, ये खांचा 30 तो ये भी 30, ये 60 तो ये भी, ये बाठा भूबड़ तो ये भी बाठा भूबड़। तो जेड कौन से? ये दोनों बराबर। जब ये दोनों बराबर ही हैं तो ये क्यों रामायण गा रखी है? इसका मतलब अवनमन बराबर डिप्रेशन बराबर उन्नयन बराबर उनतास बराबर एलिवेशन। इसीलिए मैंने नियम बना दिया, क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण, उनतास कोण, अवनमन कोण आदि शब्दों पे ध्यान नहीं देना। गाना बना दो इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण, उनतास कोण, अवनमन कोण आदि शब्दों पे ध्यान नहीं देना। आदि शब्दों पे ध्यान, आदि शब्दों पे ध्यान, आदि शब्दों पे ध्यान। और जो भी कोण दिखेगा उसको कहां लगाएंगे? नीचे। कहां लगाएंगे? क्योंकि ये है वो बराबर इसके, यहां लगा ही नहीं सकते। मान लो प्रश्न में आ गया कि अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो तुम प्रश्न के अकॉर्डिंग, एक मिनट, सॉरी, आज के लिए इतना ही, प्लीज वेट, कुछ टेक्निकल इशू आ गया।